हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 6 का साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर है। बच्चों, इससे पहले वाले भाग में हमने यानी पार्ट 1 में और पार्ट 2 में इस चैप्टर से रिलेटेड हमने अलग अलग फूड के बारे में हमने जानकारी लिया था और कितने तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके बारे में भी हमने देखा। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है उसके बारे में देखा। फिर हमने अलग अलग तरह के एक्टिविटी करके हमने देखा कि किस तरह से पता करें कि किसी भी खास तरह के फूड में स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, किस तरह का क्या चीज़ है। फिर हमने प्रोटीन को भी टेस्ट करके देखा कि उस तरह की चीज़ों में जैसे रो पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, कुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट, यानी इस सब में प्रोटीन है या नहीं है। ये सभी हमने जैसे फैट भी हमने चेक करके देखा कि अलग अलग जैसे स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, इन सभी में फैट्स मिलता है या नहीं मिलता है, यानी फ़ैट होता क्या है ये हमने देखा। फिर वाइटमिन्स, मिनरल्स के बारे में हमने देखा। कुछ और भी कई तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है उसके बारे में भी हमने देखा। अलग अलग तरह की चीज़ों को हमने कवर पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था। ओके बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम बैलेंस डाइट है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं 2.3 बैलेंस डाइट। यानी बैलेंस डाइट क्या होता है। ओके, यानी किस तरह की चीज़ें हमें खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम इसी के ऊपर यानी इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इन सभी बातों को। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आ डाइट। यानी जो भी हम दिनचर्या में खाना खाते हैं वही हमारा डाइट होता है। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in a right quantities, not too much of one and not too little of the other. यानी ज़रूरत से ज़्यादा ना ही ज़रूरत से कम और सही क्वांटिटी में यानी राइट अमाउंट में हमें खाना चाहिए। कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं तो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रवेज एंड वाटर सच ए डाइट इज अ बैलेंस डाइट। यानी जो कुछ भी हम खाना खा रहे हैं, संतुलित आहार खा रहे हैं, ठीक है, यानी ना तो हम ज़्यादा खाएं या ना ही ज़रूरत से कम खाएं और कोशिश करना है कि उस फूड में सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स मिले, तो वही हमारा बैलेंस डाइट कहलाता है। यहाँ तक कि जो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, जैसे कुछ फल हो सकता है या और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो इस तरह के खाने को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या आपको लगता है कि जितने भी अलग अलग तरह के उम्र वाले व्यक्ति हैं उन सभी को एक तरह का ही डाइट होना चाहिए। डू यू ऑल्सो थिंक दैट, क्या और भी आप सोचते हैं व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए उसका वर्क ऐसा है जो इजीली चेयर पे बैठ के ही काम करता रहे, या कोई अगर दूसरा पर्सन है, कोई ऐसा आदमी है जो खेतों में काम करता हो या हार्ड लेबर करता हो, उसको भी क्या वैसा ही भोजन चाहिए। आपको क्या लगता है यानी दोनों का सेम तरह का बैलेंस डाइट होना चाहिए या फिर अलग अलग होना चाहिए। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। यानी सप्ताह में आप क्या क्या खाना खाते हैं, किस दिन कौन सा खाना खाते हैं, उन सब का आपको एक चार्ट बनाना है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद अ डे और सो। यानी एक दिन में आप मेंशन कीजिए उसमें कि किस तरह के खानों में किस तरह का न्यूट्रिएंट्स था या नहीं था, ये भी ज़रूर उसमें अलग से कॉलम बनाकर मेंशन कीजिए। यानी एक तरफ ऐसा चार्ट बनाएंगे, मान लीजिए एक तरफ आपने डेज का नाम लिख दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसा लिख दिया, और दूसरे तरफ आपने फूड लिख दिया कि हमने क्या खाया है, और उस तरह के फूड में जैसे मान लीजिए कि आलू खाया तो आलू में क्या मिलता है, तो ये आपको लिखना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, उन सभी को आप न्यूट्रिएंट्स के कॉलम में लिख सकते हैं। इस तरह का आपको एक चार्ट बनाना है। ओके, उस चार्ट में आपका क्या क्या हो सकता है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्रोटेड सीड। बच्चों ये स्प्रोटेड सीड्स क्या होता है, जैसे मूंग हो गया या फिर
चना हो गया, उसका जो अंकुरित होता है ना, जो उसका सीड निकलने सीडलिंग होने लगता है, उसी को हम स्प्रोटेड सीड कहते हैं, जो वाइट कलर का निकलता नहीं है उसी को। ओके। फर्मेंटेड फूड कहने का मतलब कि जैसे साउथ इंडियन जो खाना बनता है, जैसे इडली डोसा ये सब जो बनता है ना, उसे हम जिसे मतलब कहने का मतलब कि रात भर उसको हम छोड़ दिए और मॉर्निंग में उसको हम बनाते हैं। ओके, तो इस तरह के भोजन को हम फर्मेंटेड फूड कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, जैसे कुछ ऐसे भी है जिसको हम कुछ मिला के बनाते हैं, जैसे मिष्टी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। थेपला जो है ये अनाज को और सीरियल्स दोनों को मिलाकर, दालों को मिलाकर बनाते हैं। बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, यानी ये सभी जो हैं अलग अलग तरह के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है इन चीज़ों से। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. Eating the right kind of food is not enough. कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए जो कोई खास तरह का खाना खा रहे हैं और सिंगल तरह का ही खा रहे हैं, तो वो एक खास तरह का चीज़ें नहीं हुआ, यानी वो पर्याप्त हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। It should be also be cooked properly so that its nutrients are not lost. हमें इस तरह से उसको पकाना है और खाना है ताकि कोशिश करना है कि ओवर हीट भी ना हो जाए, ताकि उसके अंदर का जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। अब देखिए पहले यहाँ क्या जानना चाह रही हैं, पहली वॉन्डर्स वेदर एनिमल्स फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। क्या जानवरों को भी इस तरह का खाना खाना चाहिए जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट्स हो? जैसे अलग अलग कंपोनेंट हमने बात किया था, जैसे वाइटामिन्स की बात की, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, क्या जानवरों को भी ज़रूरत होता है ये सब की, या फिर उनको भी बैलेंस डाइट लेने की आवश्यकता होती है या नहीं? इनके मन में ऐसा चल रहा है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? आपको क्या लगता है, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जो मान लीजिए कि कोई फूड हम बना रहे हैं और उसको हमने ओवर हीट किया, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ही हम उसको पका दिए, तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है क्या वो ख़त्म हो जाता है उसमें से? इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बॉइल्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, यानी कोई वेजिटेबल है उसको मान लीजिए कि काटने के बाद या तो आप उसको छीलते हैं या फिर काटते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसमें से जो भी वाइटामिन्स होगा या अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे क्या वो समाप्त हो जाता है? द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। आप जानते हैं कि बहुत तरह के वेजिटेबल्स में या तो वाइटामिन्स होता है या फिर मिनरल्स होता है। ठीक इसी तरह रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम वाइटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। ठीक इसी तरह क्या होता है कि कुछ ऐसे दलहन भी होता है, यानी दालें भी होती हैं या चावल होता है, आप उसको बार बार धोते हैं तो उसमें से जो मिनरल्स और वाइटामिन्स होता है वो उसमें से लॉस हो जाता है। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि खाने को और टेस्टी बनाने के लिए उसको अच्छे से पकाना चाहिए ताकि हमें टेस्ट लग सके और डाइजेस्ट भी इजीली हो सके। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। देखिए होता क्या है कि टेस्टी बनाने के चक्कर में हम उसको ये ठीक भी है, कुछ टेस्ट भी लगता है और डाइजेस्ट भी अच्छी तरह हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि कुकिंग करते समय क्या होता है कि उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स होता है वो उसका लॉस हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स are lost if excess water used during cooking and it's then thrown away। कभी कभी कोई ऐसा भोजन हम बनाते हैं ना जिसमें मान लीजिए ज़्यादा पानी हो जाता है, फिर उसको हम फेंक देते हैं, तो उसमें से जो भी मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स था तो उसमें से लॉस हो जाता है। बहुत लोग गांव घर में आपने देखा होगा कि चावल वो लोग बनाते हैं ना तसले में, हमारे यहाँ तो तसला ही कहते हैं, तो चावल बनने के बाद जो उसका माड़ रह जाता है, यानी जो राइस जूस होता है, उसको वो लोग फेंक देते हैं। एक्चुअली जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है ना उस माड़ में ही होता है, यानी राइस जूस में ही होता है, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। ओके, जो लोग तसले में बनाते हैं, बाकी जो लोग कुकर में बनाते हैं उनका तो बात ही अलग है, उसमें से तो निकलता ही नहीं है। ओके, विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अब ये जो विटामिन सी है इसको जो है गर्म करने से ये बहुत आसानी से जो है जल्दी ख़त्म होता है, यानी सबसे पहले अगर कोई बर्बाद होने वाला चीज़ है यानी लॉस होने वाला चीज़ है तो वो विटामिन सी है कुकिंग करते समय।
वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? आपको क्या लगता है कि क्या हमारे डाइट में फ्रूट्स या फिर कच्चे वेजिटेबल्स नहीं होना चाहिए? बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूझो को ऐसा लगता है, इनके मन में ऐसा विचार आता है कि क्या फैट्स लेना हमारे सेहत के लिए क्या सही नहीं है ऑल द टाइम? यानी हमेशा अगर हम फैट ही लेते रहें तो क्या हमारे लिए वो सही नहीं रहेगा? कटोरी मतलब एक कटोरा फैट ले लें, ठीक है, और यानी उससे क्या होगा कि उनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा अगर वो एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो। बात तो सही है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी फैट्स में होता है, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी मीन्स स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा मीन्स स्वीट्स। इन सभी में क्या होता है? फैट्स ज़्यादा होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। अब इससे क्या होगा? डू यू थिंक ही वॉज राइट? आपको क्या लगता है कि बूझो ने ऐसा सोचा कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अगर मैं फ़ैट लूँ तो क्या सही नहीं रहेगा? तो अब आपको बच्चों बताना है कि बूझो कहाँ तक सही है। तो अब यहाँ आंसर क्या लिखा है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity। बच्चों ये जो है बूझो के लिए बूझो के लिए ये सही नहीं रहेगा। यानी देखिए एनर्जी तो दोनों से हमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है और फैट से भी मिलता है, लेकिन आप एक्सेस फैट कंज्यूम करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको ओबेसिटी हो जाएगी। ओके, यानी समस्या आपका पेट का होने लग जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं 2.4 डिफिशियंसी डिजीजेज। ओके, यानी ये रोग जो है डिफिशियंसी रोग किस तरह से होता है, क्या होता है डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इसको हम देखते हैं। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। कभी कभार क्या होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं या कभी कभी नहीं भी खाते हैं, तो क्या लिखा है? बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। किसी तरह का कोई मान लीजिए कोई फूड ले रहे हैं, का हम कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं और उसमें राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो क्या होगा? इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। यानी उनको डिफिशियंसी का सामना करना पड़ सकता है, यानी उनको कमी हो जाएगी। मान लीजिए आप फैट्स ही बार बार आप फैट्स ही लेते जा रहे हैं तो आपको एनर्जी तो आएगी, लेकिन जो रोगों से लड़ने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। विटामिन सी को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए आपको विटामिन डी चाहिए। ये सब तो आप ले नहीं रहे, आप सिर्फ फैट ही ले रहे हैं, तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपको डिफिशियंसी हो जाएगा, यानी शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। ऐसे हम इन शॉर्ट कहें तो डिफिशियंसी मीन्स कमी। ओके, अब ये रोग क्या होता है? यानी शरीर में किसी खास तरह की कोई चीज़ें कम हो जाना, उसे ही हम क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें तो डिफिशियंसी हो जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अब एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो क्या होगा? हमें रोग होगा, डिजीजेज होंगी। डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। यानी काफ़ी समय तक अगर हमें यानी हम इससे जूझते रहें, यानी सफ़र करते रहें, यानी न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी समय से हमारे शरीर में कमी रहेगी तो हमें डिफिशियंसी डिजीज होने की खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसे ही हम डिफिशियंसी डिजीज कहेंगे। अगर छोटे शब्दों में मैं आपको कहूँ तो काफ़ी समय तक आप ना तो आप मिनरल्स लें, ना ही प्रोटीन लें और ना ही आप न्यूट्रिएंट्स लें, यानी सिर्फ आप एनर्जी के चक्कर में सिर्फ आप फैट्स ही ले रहे हैं या कोई खास तरह का चीज़ ही ले रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि फैट्स ही ले रहे हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, बाकी को इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके शरीर में डिफिशियंसी की कमी हो जाएगी। तो इसी को हम डिफिशियंसी डिजीजेज कहते हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स
इन हीज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर कोई व्यक्ति है और वो काफ़ी समय तक, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, मेल फीमेल, इसे कोई मैटर नहीं करता, वो काफ़ी समय तक प्रोटीन नहीं लेता है, तो उनके साथ क्या होगा, ही और सी इज लाइकली टू हैव ए स्टन्ड ग्रोथ। उनके अंदर ग्रोथ की कमी होगी और फेस जो होगा वो स्वेलिंग होने लग जाएगा और बालों का रंग जो है वो डिसकलर होने लग जाएगा, यानी दूसरा कलर होने लग जाएगा। दूसरा कलर कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि ब्लैक है तो ब्राउन है, ऐसा कुछ नहीं है, डिसकलर होने लग जाएगा, रफ टाइप का लगेगा। और स्किन का भी प्रॉब्लम समझ में आपको आने लग जाएगा, यानी जो आपका स्किन है वो रूखा सूखा होगा और डायरिया का समस्या होना शुरू हो जाएगा। डायरिया आप जानते ही होंगे, जिसे हम दस्त कहते हैं। इफ़ द डाइट इज deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely। अगर काफ़ी समय तक आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट न लेते रहें तो आपके शरीर के अंदर ग्रोथ कम होगी या फिर पूरी तरह से बंद ही हो जाएगा। Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move। यानी काफ़ी समय तक वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम ना करें तो वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाएंगे, यहाँ तक कि वो चल फिर भी नहीं पाएंगे, वो सक्षम नहीं होंगे, एबल नहीं होंगे वो मूव कर सके। ओके, deficiency of different vitamins and minerals may also result in a certain diseases or disorder। आप काफ़ी समय तक विटामिन भी ना लें, मिनरल्स भी ना लें तो आपको कई तरह का रोग होने का संभावना बना रहता है। Some of these are mentioned in table 2.3। हम किस तरह का विटामिन्स लेंगे तो हमें किस तरह का उससे कंपोनेंट्स मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सभी चीज़ें आपको टेबल 2.3 में दिया गया है। हम थोड़ी देर में देखेंगे इसको। चलिए देख ही लेते हैं क्या दिया गया है टेबल 2.3 में। टॉपिक में लिखा है सम डिजीजेज और डिसऑर्डर। ओके, यानी कुछ ऐसे रोग हैं जिसकी कमी की वजह से, यानी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, यानी विटामिन और मिनरल्स की कमी से क्या हो सकता है। तो सबसे पहले विटामिन ए यहाँ दे रहा है। इससे क्या होगा, अगर आप काफ़ी समय तक विटामिन ए को कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपका जो आईसाइट होगा, यानी जो देखने का जो क्षमता होगा वो आपका काफ़ी कम हो जाएगा। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारे शरीरों में जो है विटामिन ए की कमी हो रही है, तो इसके कुछ लक्षण हैं, सिम्टम्स है। जैसे आपका नज़र कमज़ोर हो जाएगा। ओके, आपके आँख के नीचे जो है वो डार्कनेस होने लग जाएगी। ओके, अंधेरों में आपको कम दिखेगा। अंधेरों में कहने का मतलब कि शाम को समय जो है जैसे नॉर्मल व्यक्ति को जैसा दिखता है वैसा आपको नहीं दिखेगा। और आने वाले समय में ऐसे ही अगर आप विटामिन ए कंज्यूम करते रहेंगे, कम करेंगे, तो क्या होगा कि आपकी आँख की रोशनी भी जा सकती है। वहीं अगर दूसरा विटामिन की बात करें B1 की, तो ये जो है बेरी की कमी से हो जाएगी। ओके, यानी सॉरी कमी नहीं होगी, ये रोग का नाम है बेरी, जो विटामिन B1 की कमी से होती है। इसका लक्षण अगर जाने तो इसका लक्षण आपको ये समझ में आएगा, आपका जो मसल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और जो आपको काम करने की जो जितना क्षमता चाहिए उतने आपके शरीर में होगी ही नहीं, एनर्जी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर विटामिन सी की कमी होगी तो आपको स्कर्वी होगी। इसका पहचान कैसे होगा, तो आपके जो गम्स होंगे उसमें से खून आना शुरू हो जाएगा और मान लीजिए कहीं पे आपके शरीर में घाव हो गया है, काफ़ी समय तक वो ठीक नहीं होंगे। ओके, विटामिन डी की कमी रहेगी तो क्या होगा, रिकेट्स होगा। इसका लक्षण क्या है, तो आपके जो हड्डियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और जल्दी बेंड हो जाएगा, यानी थोड़ा बहुत भी अगर आप गिरते हैं तो टूटने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। कैल्शियम की कमी होगी तो ये बोन और टूथ डिके होगा, यानी आपका हड्डी जल्दी टूटेगा, दांत जल्दी टूटेगा। इसका क्या लक्षण है, हड्डियां कमज़ोर हो जाना और दांतों का टूटना। आयोडीन की कमी होगी तो आपको गोइटर होगा, जिसे हिंदी में हम घेंघा रोग कहते हैं। तो इसका लक्षण क्या है, ग्लैंड्स मीन्स ग्रंथि इन द नेक अपीयर स्वेलन, यानी आपके गर्दन में जो ग्लैंड है वो स्वेल कर जाएगा, पूरा फूल जाएगा, घेंघा टाइप का आपको दिखने लग जाएगा। और ये जो मेंटली एबिलिटी होता है, मेंटल एबिलिटी यानी सोचने समझने की जो क्षमता होती है खास करके बच्चों में, वो वीक होती है। आयरन की अगर बात करें तो इसे एनीमिया रोग होगा, जिसे हम हिंदी में खून की कमी भी कहते हैं, और इसे आपको कमजोरी होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम।
चैप्टर की तरफ यहाँ क्या दिया हुआ है, ऑल डिफिशियंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, यानी इन सभी तरह के रोगों को हम एक राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेकर, बैलेंस डाइट लेकर हम इसको दूर कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर हम भारत की ही बात करें तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के खाना क्यों खाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी, यानी हमारे बॉडी को अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि अलग अलग वो वर्क कर सके। हमारे शरीर में सभी तरह की न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही ज़रूरी होती है, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा, विटामिन ए, विटामिन B1, C, D, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, इन सभी की बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, एनर्जी लेना भी ज़रूरी है, यानी एनर्जी के लिए हमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी लेना हमें बहुत ज़रूरी बन जाता है। बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चलिए एक नज़र हम डाल लेते हैं कीवर्ड्स की तरफ। बैलेंस डाइट तो हमने अभी बात किया, ये बैलेंस डाइट क्या होता है। बेरी एक रोग होता है जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर ज़्यादातर अगर हम बात करें तो केले में कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू में होता है, और अगर बात करें शकरकंद में होता है, राइस चावल में होता है, खास करके उसके जो माड़ अगर बना के खाएं उससे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। ओके, एनर्जी हमें कोई काम करने के लिए कैपेबल बनाता है। फैट्स भी हमें एनर्जी ही देता है, लेकिन ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते वरना हमें ओबेसिटी हो जाएगा, अपच हो जाएगा। मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सभी हमने देख लिया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से यह जो चैप्टर है वो आज ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में अलग चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।